कोरोना से जुड़ी बहुत चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे पास। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,17,353 संक्रमण के मामले पूरे देश से सामने आए। 2,17,353 मामले। पिछले 24 घंटों में 1,185 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। ये अब तक का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़। रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं कोरोना के। 2,17,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में। कल 15 अप्रैल को 2,07,000 से ज्यादा मामले थे। इससे पहले 14 अप्रैल को 1,84,000 के ज्यादा मामले थे। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अविनाश, देश भर के आंकड़ों में और क्या खास देख रहे हैं आप? रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो यह है ही। हम अविनाश से बात करेंगे। रिकॉर्ड तोड़ने वाले आंकड़े सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के। 2,17,000 से ज्यादा नए मामले, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा मामले। अविनाश के पास चलते हैं, इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ गए वो। अविनाश, सुबह हम बात भी कर रहे थे कि कैसे संक्रमण बढ़ता जा रहा है, हालात बेकाबू हैं, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है उस तरह से जितनी डिमांड है। और इसमें 2,17,000 से ज्यादा आंकड़े पिछले 24 घंटे के रिकॉर्ड बनाने वाले। क्या इन आंकड़ों में और खास है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से सुबह ही हमारी जो लाइव हो रहा था तभी हमने कहा था कि आज रिकॉर्ड मामले आएंगे और 2,17,000 से ऊपर मामले आए हैं। 1,185 मौत हुई है। ये जो नया संक्रमण है, जो दूसरी वेव है, ये काफ़ी खतरनाक है। लोगों को काफ़ी तेज संक्रमित कर रही है और काफ़ी ज़्यादा बीमार कर रही है। कई लोग ऐसे हैं जो लगातार जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। जो पहली लहर थी कोविड की, उसमें जो नौजवान लोग थे, उसमें जो अंडर 45 एज के लोग थे जिनको गंभीर बीमारियां नहीं थी, वो इसको सर्वाइव कर जा रहे थे। लेकिन ये जो नया म्यूटेशन हुआ है, इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। और जो यंग एज के लोग हैं, खासतौर से अगर देखिए तो जो अंडर 45 एज के, जिनको कोई गंभीर बीमारियां भी नहीं है, उनको भी ऑक्सीजन लेने के लिए जो जरूरत पड़ रही है और काफ़ी तेजी से वो संक्रमित होकर बीमार पड़ रहे हैं। और यही सबसे चिंता का सबब है। पूरे देश की स्थिति ऐसी है कि कहीं पर भी आपको एक बेड अगर पाना है तो उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कहीं पर भी आईसीयू बेड या वेंटिलेटर बेड आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो खुद स्वास्थ्य मंत्री लगातार तमाम सारी चीजों पर नजर बना के रखे हुए हैं। आज सुबह ही वो एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां पे तमाम सारे विशेषज्ञों से बातचीत की, एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की कि कैसे इस संक्रमण से अब लड़ा जाए और कैसे इस संक्रमण से लोगों को बचाया जाए। केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जो तमाम सारी कोशिशें हैं उस पर कोरोना संक्रमण भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार लोग ज्यादा से ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और कई सारे विशेषज्ञ ये मांग कर रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अपना जो देश है, यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है और यहाँ के जो लोगों की रोजगार है, उस स्थिति में जो है कंप्लीट लॉकडाउन सरकार इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि तमाम सारे लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और रोजगार काफी ज्यादा छिन जाएगा। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमको जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जीविका चल रही, लेकिन जीवन पर संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद काफी जो स्थिति खराब हो रही है, भयावह हो रही है। क्या केंद्रीय स्तर पर, बिल्कुल अविनाश, क्या केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री कोई बड़ी बैठक करने वाले हैं आज, या कोई केंद्रीय मंत्री इस बात को लेकर आज कोई बड़ी मीटिंग करने वाला है जिसमें कोई पॉलिसी चेंज हो सकता है? जी देखिए, अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन रोजाना बैठक कर रहे हैं। रोजाना अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, जो तमाम सारी इन चीज़ों पे कोविड पे निगरानी रख रहे हैं, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, डॉक्टर बीके पॉल, इनसे लगातार वो संपर्क कर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्तर पर आज कोई बैठक नहीं, चूंकि प्रधानमंत्री ने 14 तारीख को एक गवर्नर के साथ बैठक की थी और उनके साथ बातचीत भी की थी। उसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे, जिसमें तमाम तरीके से लोगों से बातचीत हुई थी।
मुख्यमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री बैठक कर चुके हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री हो सकता है कि कोई और बैठक बुलाएं और बैठक करें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये दौड़ चल रहा है और इसमें संक्रमित हो रहे हैं लोग, ये काफ़ी वाकई में चिंताजनक है। अगर वही दूसरी ओर बात करें तो लगातार तमाम सारे लोग जो अब परेशान हैं, वो भी लगातार उनसे सरकार अपील कर रही है कि लगातार वो हॉस्पिटल की ओर रश न करें, उनको पहले जहां पर भी बेड मिल रहा है वहां पर पहले वो एडमिट हो, अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको फिर आगे जो हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाएगा वहां जाएंगे, क्योंकि जो बड़े नामी अस्पताल है वहीं पे सब लोग ज़्यादा रश कर जा रहे हैं। यही लिए सिस्टम कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है और ज़्यादातर लोग अब जो है वो परेशान हैं। सड़कों की अगर मैं बात करूं तो अब एम्बुलेंस के सायरन इतने सुनाई पड़ रहे हैं कि लोगों को जो है एम्बुलेंस का सायरन सुन के कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है। क्योंकि मैं अमूमन बात करूं, मैं दिल्ली में पिछले 5-6 सालों से हूं और यहाँ की स्थिति मैं खुद देख रहा हूं कि हर 1 मिनट के बाद एम्बुलेंस का सायरन सुनाते हुए पड़ रहा है, जो कि पिछले 5-6 सालों में ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था। तो स्थिति इस कदर की है और तमाम सारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है। इसीलिए अपनी सुरक्षा स्वयं से करें, अपने आसपास जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्वयं से करें, क्योंकि जो मामले हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और काफ़ी तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने अविनाश, अपनी सुरक्षा आप करने वाली बात इस वक्त सबसे ज्यादा लागू होनी चाहिए और लोग भी धीरे धीरे अब मुझे लगता है ये बात समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश तिवारी आपका, आपने जो बताया वो बहुत चिंताजनक। केंद्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य मंत्री लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कल कुछ मीटिंग्स की और बहुत जल्दी हो सकता है कुछ और मुलाकातें हों, कुछ और मीटिंग्स हों जिसमें कुछ प्रभावी निर्णय लिए जाएं इन हालात से निपटने के लिए। कानपुर से खबर है, बड़ी है, सेंट्रल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। लखनऊ और वाराणसी में यह पहले ही हो चुका है। अब कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। बढ़ते कोविड संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया। उत्तर मध्य रेलवे के अधीन सभी स्टेशन पर व्यवस्था लागू कर दी गई है। फतेहपुर, इटावा, औरैया, झिंझक, रूरा, बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट में आदेश लागू कर दिया गया है। अब यात्रियों को छोड़ने या लेने जाने वाले स्टेशन परिसर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फतेहपुर, इटावा, औरैया, झिंझक, रूरा, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट में यह आदेश लागू होगा। अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य की कोरोना से मौत की खबर आ रही है। प्राचार्य के इलाज के दौरान टीएमयू में मौत हो गई है। हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज की प्राचार्य थी डॉक्टर मीना कौल। मुरादाबाद के कोविड टीएमयू हॉस्पिटल में मौत की खबर। मुरादाबाद में 24 घंटे में 5 की कोरोना से मौत की खबर आ रही है। मुरादाबाद से बेहद अफसोसनाक खबर, कोविड टीएमयू हॉस्पिटल से डिग्री कॉलेज की प्राचार्य कोरोना से जान गंवा बैठी। 5 लोगों की कुल मौत हुई है पिछले 24 घंटे में मुरादाबाद में। डॉक्टर मीना कौल डिग्री कॉलेज की प्राचार्य कोरोना से जान जाने की खबर आ रही है मुरादाबाद से। उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, पूरी खबर दें उबैदुर रहमान। जी, अपना सवाल दोहराइए जरा। उबैदुर रहमान, इस मौत के बारे में और जो दूसरे आंकड़े हैं और जो दूसरी दुर्व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, मुरादाबाद में हर रोज जो है कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता चला जा रहा है और अब लगभग 1700 से ज्यादा जो है कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो एक्टिव मरीज, उनका इलाज चल रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पर एडीजे की कोरोना से मौत हुई थी और आज ये मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो गंभीरता है कोरोना की, इसको देखना पड़ेगा कि लोगों को जो लापरवाही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से जितने भी अब सैंपल आ रहे हैं, मतलब अब जो रिकॉर्ड है वो पिछली जो वेव थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ये खतरनाक हो गया है, जानलेवा हो रहा है। और बहुत ज्यादा जो जितने भी बेड थे, आईसीयू बेड जो थे मुरादाबाद में जो उपलब्ध थे, वो सब भर चुके हैं और बहुत सारे मरीजों का जो इलाज है वो घरों पर चल रहा है। तो लोगों को गंभीरता इसकी समझनी पड़ेगी कि इतना जो संक्रमण फैला हुआ है, अब ये हर रोज 350 कोरोना पॉजिटिव मरीज कल मिले थे और हर रोज इसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आईसीयू के बेड जो हैं वो फुल हो चुके हैं, निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सब जगह पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। अगली बड़ी खबर, कानपुर से 14 अस्पतालों को कोविड स्टेटस मिल गया, वहां पर कोविड हॉस्पिटल का दर्जा मिल गया। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए 1103 बेड्स बढ़ाए जाएंगे कानपुर में। बढ़ते संक्रमण के बीच आईसीयू, वेंटिलेटर और सामान्य बेड्स की भी व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शुक्रवार को इन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगी।
यहां पर 189 एचडीयू बेड्स, 61 वेंटिलेटर्स, 914 ऑक्सीजन युक्त बेड्स बढ़ाए जाएंगे और इसके बाद जिलाधिकारी स्टेटस बदलने का फैसला लेंगे। और कोरोना से गंभीर होते हालात के बीच सरकार अब सख्त पाबंदियां लगा रही है। वहीं संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आने वाली 15 मई तक ताजमहल समेत एएसआई संरक्षित स्मारक बंद कर दिए गए। विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल को देखने के लिए देश विदेश से तमाम पर्यटक आते हैं। देश और प्रदेश में भयावह रूप ले रही कोरोना महामारी के बाद सरकार अब बड़े फैसले ले रही है। ताजमहल सहित तमाम एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को आम पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। नितिन के पास चलते हैं आगरा। नितिन, अभी ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है जब ताजमहल को पर्यटकों के लिए खोला गया था, बहुत इंतजार के बाद, लोगों की डिमांड के बाद, क्योंकि ताज के जो पर्यटक आते हैं वो और आगरा की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो पर्यटन आगरा की अर्थव्यवस्था में और आगरा के लोगों में पर्यटन क्षेत्र का बड़ा विशेष महत्व है, योगदान है। अब एक बार फिर से ताजमहल को बंद करना पड़ा है, क्या कह रहे हैं लोग वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं सीधे तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि एक अभूतपूर्व सन्नाटा इस समय ताजमहल पर नजर आ रहा है। जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, ये पश्चिमी गेट है, वेस्ट गेट है। किस तरीके से उसके दोनों दरवाजे बंद किए हुए हैं, सीआईएसएफ पूरे सुरक्षा व्यवस्था को संभाले हुए हैं। जिस तरीके से पिछले साल 188 दिन तक ये ताजमहल बंद रहा था, 17 मार्च को एएसआई प्रोटेक्टेड पूरे देश के मॉन्यूमेंट्स को बंद कर दिया गया था और 188 दिन बाद 21 सितंबर को फिर से ताजमहल खोला गया। और ऐसे में लग रहा था कि धीरे धीरे जो ताजमहल की जो कहा जाए इससे जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ट्रैक पर लौटेगी। धीरे धीरे टूरिस्ट भी बढ़ना शुरू हो गए। थोड़ी खुशी मिली क्योंकि पूरी तरह से आर्थिक ढांचा इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों का पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन फिर से एक बार ताजमहल को बंद कर दिया है। तमाम जो एएसआई संरक्षित जो स्मारक हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन सभी को बंद कर दिया गया है। और देखा जाता है कि चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स इस समय बंद चल रही हैं, तो जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, जो हिंदुस्तानी पर्यटक है, वो यहाँ पहुंच रहा था। लेकिन संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ रहा था, इसलिए भारत सरकार ने ये फैसला लिया। हमारे साथ हैं मुनव्वर अली जी, जो स्मारक सुरक्षा समिति से जुड़े तरह से अब इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इस तरह से जीवन भी बचाना है, जीविका भी बचानी है, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि दोनों चीजें हाथ से निकल रही हैं। क्या कहना चाहिए? जीविका बचनी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जीवन बचाने की अब बारी है। तो जीवन बचाने की बात यह है कि जितना हो सकता है लोग सुरक्षित जगह पे रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे से संपर्क कम करें। आज वो समय नहीं है कि प्यार मोहब्बत जताया जाए, बल्कि आज समय है एक दूसरे को बचाना। एक दूसरे को बचाने के लिए कोविड-19 जो जिस तरह फैला है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोगों को दूर रहना चाहिए, बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि ताजमहल के बिल्कुल नजदीक ही रहते हैं और लगातार स्मारक सुरक्षा समिति के, राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा समिति के सदर हैं, अध्यक्ष, तो क्या लग रहा है कितना बड़े स्तर पर इसका असर पड़ने वाला है? ताजमहल बंद हुआ है, कितने लाख लोगों की रोजी रोटी पर संकट है? देखिए, रोटी रोजी बहुत लोगों की जाएगी और सरकार को लगभग 1.5 साल का समय दिया गया और 1.5 साल आती तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वही एक ही चीज के पीछे लगी रही और नतीजा आज ये हो गया कि ताजमहल बंद करना पड़ा। इसमें लगभग मैं समझता हूं कि 10 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार होंगे। कहीं ना कहीं ताजमहल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल जो जुड़े हैं वो इससे प्रभावित होंगे। जो साहब है बड़ी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे और जीविका को बचाना मुश्किल है, लेकिन जीवन अब बचाना होगा प्रायोरिटी बेसिस पर। बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस बातचीत के लिए। बड़ी खबर सुल्तानपुर से इस वक्त हमारे पास है। प्रधान पद के प्रत्याशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। प्रत्याशी अमरदेव की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। उम्मीदवार के परिवार के 3 और लोग घायल बताए जा रहे हैं। विवाद के बाद पड़ोस के गांव में शिकायत करने पहुंचा था प्रत्याशी। पड़ोस के गांव मुनीपुर वासियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अगली खबर कन्नौज से। स्कूल के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई है कार। कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। देखिए आप कैसे आग का गोला बन गई है कार। कन्नौज से खबर, कारण अभी तक पता नहीं चल पाया।
इधर मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों ने बिना नंबर के स्कूटर पर जा रहे संदिग्ध लोगों को देखकर शोर मचा दिया। इसके बाद लोगों ने एक शख्स को मौके पर पकड़ लिया। आरोप है कि पिछले महीने व्यक्ति ने 15 से भी ज्यादा जानवरों को जहर देकर मार दिया। आरोप है कि पहले पशुओं को जहर देकर मारा जाता था और उसके बाद मृत पशुओं को उठाने के लिए 1 से 2 हज़ार रुपए मांगे जाते थे। भीड़ ने शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया है। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की भी मांग की। ग्राम कोबरा में यह एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों के द्वारा पशुओं के चारे में कुछ विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा है, जिससे कि पशुओं की मौत हो रही है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके चालान माननीय न्यायालय किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और इधर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बहराइच में देर शाम थाना फकरपुर क्षेत्र में लूट के प्रयास में बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मार दी और इसमें एक ज्वेलर की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया।